नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। पर्यावरण, जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं तो अपने अनुभव से कुछ कहना चाहूँगी। हमारे सिलेबस में जब मैं एक बच्ची थी, लगभग 5 से 8 के क्लास में, बच्चों के अंदर जो पर्यावरण के विषय में बताया जाता है उससे तात्पर्य केवल बच्चों को ये समझाया जाता है कि बच्चों इन्वायरमेंट पे कुछ ऐसे लिखिए, कुछ निबंध लिखिए। तो बच्चे भी समझते हैं इन्वायरमेंट से तात्पर्य है केवल वृक्ष लगाना, अर्थात केवल पेड़ लगाना ही पर्यावरण की सुरक्षा है। मतलब हमारे भारत में मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी ये रही है कि हमें जो पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिकल जीना नहीं सिखाया गया है। और जो पढ़ाया जाता है, जितनी पुस्तकें में है, जितना पुस्तक में, बस उसी के अंदर पढ़ाया जाता है और बच्चे भी बस पढ़ते हैं पेड़ लगाने के लिए नहीं, या समझिए पर्यावरण को समझने के लिए नहीं। बस उनको ये पता है कि हाँ भाई आज पर्यावरण दिवस है, जाना है और जाके ऐसे करके लगाना है। अभी जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी, लगभग 6th या 7th में होंगी मैं, तो वहाँ ग्लोबल वार्मिंग पे बोला गया था बोलने के लिए। रट के गई थी, कुछ भी बोल दी, क्योंकि रट के गई थी, समझ के नहीं गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। तो आधा बोली आधा बोली। बहुत ऐसा भी अनुभव हुआ कि ये तो अच्छा नहीं हुआ। तात्पर्य क्या है कि हम पर्यावरण से अपने बच्चों को और स्वयं को इतना ही समझाते हैं कि वृक्ष लगाना ही एकमात्र पर्यावरण की रक्षा है, सुरक्षा है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत लोग वृक्ष लगाने के साथ इस दिन सेल्फी लेते हैं अपना, है ना, वीडियो बनाते हैं। बड़े बड़े लोग, कोई ऐसे नहीं है कि हम साधारण लोग, बहुत बड़े बड़े जो पहुँचे हुए लोग हैं ना, जो एक पहुँच अपनी रखते हैं, वो केवल पर्यावरण से तात्पर्य यही दिखाते हैं वृक्ष लगाना। वृक्ष लगाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वृक्ष ही आधार है मिट्टी का, हम सबके जीवन का। अगर वृक्ष नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मिट्टी भी नहीं होगी। आज हम सब अपने घर को जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सीमेंट से पूरा युक्त कर रहे हैं, कहीं भी मिट्टी देखने को नहीं मिलता। हाँ, अपना गार्डन हो, बगीचा हो, तो बस वहाँ हम मिट्टी रखते हैं, बाकी तो घर के अंदर मिट्टी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तात्पर्य है पर्यावरण से मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि देखिए अगर केवल एक वस्तु को हम पर्यावरण का संरक्षक समझें तो कहीं ना कहीं उससे भी किसी वस्तु का, किसी का आश्रय है जिससे कि वो वृक्ष खड़ा रहता है, जिससे कि वो ऑक्सीजन देता है, या जो भी कहिए उसके अंदर वो तत्व होते हैं। हम सब जानते हैं कि वृक्ष का मूल तत्व है मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश। जरा सोच के देखिए, उस मिट्टी के अंदर जब वो शक्ति ही, वो क्षमता ही नहीं रहेगी, तो वृक्ष के अंदर जो क्वालिटी है, जो उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन देने की, या जो भी एक क्षमता है हम सबको फल देने की, फूल देने की, ये सब उसके अंदर धीरे धीरे घटता जाएगा। और मिट्टी की उर्वरता हम सब जानते हैं क्यों समाप्त हो रहा है। तो पर्यावरण से तात्पर्य, मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे पृथ्वी के 4 स्तंभ हैं, गाय, जल, वृक्ष और मिट्टी। अगर इन चारों को हम सुरक्षित नहीं रखें, इन चारों को हम पर्यावरण के केंद्र में नहीं लाएंगे, तो ये मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति केवल एक का अवलंबन लेके, केवल वृक्ष का अवलंबन लेके हम अपने क्लाइमेट को अच्छा नहीं बना सकते हैं। वृक्ष निश्चित ही पूरे 100 में से 98% बहुत बहुत आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। लेकिन सोचिए कि जो वृक्ष, उस मिट्टी, वृक्ष का आधार क्या है, मिट्टी है, वो मिट्टी ही उर्वरक नहीं है, उसके अंदर वो जान नहीं रह गया है। और मिट्टी उर्वरक कैसे बनता है आपको पता है? मिट्टी की उर्वरता शक्ति एकमात्र गोवंश के गोबर से, गोमय से होता है। जरा सोच के देखिए, आज कहीं ना कहीं हम पर्यावरण के उस खतरे पर आ गए हैं कि जहाँ चक्की चल गई है अब तो बस विनाश होना सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि पहले
जो राजा होते थे उनको दिशा निर्देश उनके धर्म गुरु देते थे, अभी भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले के जो ऋषि होते थे, जरा सोच के देखिए, बहुत संपन्न होते थे। वो कोई गरीब या कोई उनके पास ऐसा नहीं कि संसाधन की कमी होती थी, इसलिए वो एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। वो मिट्टी की कुटिया बनाते थे, उनके आसपास पूरा वृक्ष रहता था, है ना। और गायें बहुत ज़्यादा उनके पास रहती थी, जिसको हम गोधन कहते हैं। क्यों, जरा सोच कर देखिए। ऋषि राजा से भी ज़्यादा समृद्ध होते थे, क्योंकि वो पर्यावरण के सबसे बड़े संरक्षक, सबसे बड़े राजा थे। अगर कोई पर्यावरण का राजा कहा जाता था हमारे वैदिक युग में, तो वो हमारे ऋषि मुनि थे। इसलिए उस समय का राजतंत्र भी इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण को लेके बहुत जागरूक हुआ करता था। सोच के देखिए, जहाँ गोधन हो, तो गाय से आखिर क्या दूध मिलता है इसलिए गोधन है? नहीं, गौ से, गोवंश से, केवल देसी गोवंश से मैं कहना चाहूंगी, ये रिसर्च है कि देसी गोवंश से, चाहे वो गौ माता हो चाहे बैल हो, है ना, देसी होना चाहिए। उनके गोबर से जो रेडिएशन हम अभी अपने मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप से, अन्य कितने भी ना जाने मशीन है जो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं, उससे जो रेडिएशन उत्पन्न होता है उसको केवल अगर बचा सकता है रेडिएशन से हमें, तो वो है एकमात्र गोवंश। गोवंश से तात्पर्य गोवंश का गोबर, गोमय। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, ये एक रिसर्च है। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने एक ये रिसर्च किया है कि रेडिएशन अगर आपको कम करना है, और रेडिएशन से सबसे बड़ा खतरा होता है कैंसर का। और हम सब आज किसके घर में स्मार्टफोन नहीं है? एक नहीं, हर एक सदस्य के पास अलग अलग स्मार्टफोन है, और एक मोबाइल से ना जाने कितना रेडिएशन निकलता है। तो सोचिए, एक घर में कम से कम अगर 5 सदस्य हैं तो 5 मोबाइल रहता है, और वो 5 मोबाइल से वो घर के अंदर कितना ज़्यादा वो विकिरण तरंग हमें नुकसान पहुंचाता है। तो एकमात्र वो हमें बचा सकता है गोवंश। गोवंश केवल रेडिएशन से नहीं बचाता है, गोबर अगर मिट्टी में मिल जाए तो वो मिट्टी को उर्वरक शक्ति उत्पन्न करता है। तो वो मिट्टी भी यदि उर्वरक होती है, तब जाके वो पेड़ की को भी पूर्ण ऊर्जा दे सकती है। इसलिए मैंने कहा कि केवल पेड़ लगाना पर्यावरण का सॉल्यूशन नहीं है। पेड़ का जो उस वृक्ष का जो आधार है, कम से कम उसे तो देखिए, वो किस पे टिका है? वो एकमात्र मिट्टी पे टिका है। अच्छा, अब उसके आगे हम आते हैं। अभी देख रहे हैं धड़ल्ले से, आज गंगा दशहरा है, तो मैं ये भी चर्चा करना चाहूंगी कि गंगा में स्नान करने का बहुत ज़्यादा नियम हमारे शास्त्रों में बता रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्मगुरु इस बात पे जोर दिए हैं कि गंगा में कैसे स्नान करना चाहिए। नहीं तो आज हमारी गंगा माता का ऐसा दुर्दशा, बिल्कुल ऐसी दुर्दशा नहीं होती। गंगा में स्नान का नियम है मूसल स्नान। मूसल स्नान से तात्पर्य होता है कि जब भी आप गंगा में डुबकी लगाएं तो हाथ पैर भी मलने का हमें अधिकार नहीं है। अगर वो हाथ पैर भी हम मलने लगते हैं ना, तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, पाप की श्रेणी में आता है। और अब हाथ पैर कौन मले? गंगा में जाते हैं, मस्त शैम्पू लगाते हैं, मस्त साबुन लेते हैं, एकदम वो बढ़िया सा डिटर्जेंट ले जाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, और उसी शैम्पू का पैकेट, साबुन का पैकेट गंगा में फेंक देते हैं। कपड़े धुलते हैं, कपड़े सर्फ वाले बढ़िया बड़े अच्छे से धुलते हैं। इसलिए तो मैंने कहा कि भारत आध्यात्मिक तो हो रहा है, लेकिन वो अध्यात्म को वैज्ञानिक नहीं बना रहा। हाँ, अध्यात्म धीरे धीरे पाखंड के स्वरूप में जा रहे हैं। आज हर कोई गंगा दशहरा में और अनेक पर्व में, कुंभ मेला में धड़ल्ले से नहाने जाते, लेकिन नहाने का नियम ही नहीं पता है, नहाना कैसे। इतना तक कहा गया हमारे शास्त्रों में कि जब आप गंगा में स्नान करें तो अपने, मतलब जब नदी से बाहर आप निकलें तो फिर अपने शरीर को पोछे नहीं, उसको अपने अंदर ऐसे ही सूखने दें गंगा में स्नान करने से पहले। और जो भी होता है, जो भी गंदगी यदि आपके अंदर है तो वो भी आप गंदगी लिए कृपया प्रवेश ना करें। इतने सारे शास्त्रों में नियम बता रखे हैं। गंगा के अंदर बिल्कुल भी मूत्र करना नहीं चाहिए, मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे नियम है। कोई माता बहनें यदि पीरियड्स में है तो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो गंदा होता है, इसके लिए वो अगर जाएगा। इतने सारे नियम है, लेकिन कौन
कौन बताने वाला है, कौन समझाने वाला है? इसके लिए ये कि देखिए, ये कोई ऐसा पाखंड नहीं है, ये वैज्ञानिक है। ये हमारे जल को शुद्ध रखने का, हमारी गंगा मैया को पवित्र रखने के लिए ये सब नियम बनाए गए हैं। लेकिन इस नियम को बताने के लिए ना कोई धर्मगुरु हैं जो जोर दे के बताएं कि अगर ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसे दंड दिया जाए, और ना ही वो सरकार इसके लिए कोई जुर्माना बांधते हैं। धड़ल्ले से लोग नहा रहे हैं। मैं तो एक दिन आश्चर्यचकित थी, मैं गई थी वहाँ कोलकाता, तब जब मैं नदी में प्रवेश की तो वहाँ एक व्यक्ति बड़े आराम से आता है, ऐसे मुंह गंगा मतलब नदी के अंदर ऐसे प्रवेश करके मुंह धुलता है, उसी के अंदर थूक फेंकता है। और मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, उसको कोई फर्क नहीं, वो मुझे इस प्रकार से देख रहा है, क्योंकि मैं जब स्नान करने गई ना तो प्लास्टिक, कभी पन्नी आ रहा है, कभी अगरबत्ती का पैकेट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो मैं उसको उठाने लग जाती थी। तो लोग वहाँ के जो शैम्पू इत्यादि लगा के बड़े बड़े लग रहे थे, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, बड़े बड़े अधिकारी जैसे प्रतीत हो रहे थे। लेकिन कह रहे थे कि अरे आप इतने देर से प्लास्टिक ही उठाए जा रही हैं, ये कुछ सुधरने वाला नहीं है, आप अपना चुपचाप स्नान करिए, चुपचाप निकलिए। मतलब मुझे लोग ऐसे देख रहे थे कि ये कुछ अजूबा सी कोई आ गई है जो गंगा नदी में से प्लास्टिक निकाल रही है, और वो अपने आप को बड़े नॉर्मल सामान्य समझ रहे थे। हम तो सामान्य लोग हैं जो एकदम मस्त शैम्पू साबुन लगा के नहा रहे हैं, मुंह धुल के कुल्ला कर रहे हैं उसी गंगा में, और ये थोड़ी एबनॉर्मल है जो प्लास्टिक हटा रही। सोचिए क्या दुर्दशा हो गई है इंसान के सोच की। जो गंगा को पवित्र करना चाह रहे उसे बड़ा अजीब तरीके से, हम कौन है ये, और जो ऐसे करते उसको, हाँ, क्योंकि अंधी प्रजा तो अंधे राजा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा। इसलिए बहुत आवश्यक है। इससे अच्छा मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा कृपया माँ मत बोले। जिन जिनको हमने माँ बोला उन सब की हमने दुर्दशा की। चाहे गौ माता हो, उनको रोड पे छोड़ दिया, दूध बंद कर दी, तो चाहे वो गंगा मैया हो, बस पाप हमें धोना है। लेकिन वो नदी में स्नान करके जो और आप पाप बटोर के आते हैं उसका क्या? क्योंकि गंगा का नियम है, अगर आप इस प्रकार से नहीं स्नान करते हैं तो उल्टा पाप आपको लगता है, ना कि आप पाप छोड़ के आते हैं, और 10 पाप आप लेके आते हैं। इसलिए कृपया पर्यावरण से तात्पर्य समझिए कि आपके आसपास कोई सरोवर हो, अगर वो गंदगी आप उसमें फेंक रहे हैं तो समझिए कि आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख और सबसे पापी इंसान हैं। सबसे पापी और मूर्ख इंसान आप हैं, जो अगर जल में अपनी गंदगी फैला रहे हैं, चाहे वो सरोवर हो, चाहे कोई नदी हो। इसी प्रकार अगर आप गोवंश को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, अरे गोबर है, गोबर देख के यदि आप उसका उपहास उड़ा रहे हैं, तो आपसे मूर्ख और आपसे बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं होगा। और अपने आप को कृपया समझदार समझने की कल्पना मत कीजिए। अपने अंदर वो गिल्टी महसूस कीजिए, क्योंकि इसके लिए यहाँ तो दंड मिलेगा ही मिलेगा प्रकृति के द्वारा। और क्योंकि कर्मों का विधान है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अशुभ और शुभ सब भोगना है यहाँ पर, यहाँ भी भोगना है और आगे भी भोगना है। इसलिए कृपया आप सबसे निवेदन है कि पर्यावरण से तात्पर्य केवल पेड़ लगाना नहीं है, वो पेड़ का जो आधार है, उस वृक्ष का जो आधार है उसको देखिए। मिट्टी को बचाइए, जल को बचाइए। जल को सुरक्षित बचाने से तात्पर्य कि कृपया गंदगी मत फैलाइए, मिट्टी को खत्म प्लास्टिक से मत कीजिए। गोबर से बहुत सारे ऐसे उत्पाद बन रहे हैं जो आप प्लास्टिक का विकल्प बन रहा है ना। अब ऐसे बहुत सारे इको फ्रेंडली प्लेट कटोरी भी बनते हैं, भले वो थोड़े महंगे होते हैं लेकिन उनको खरीदिए। हाँ, हम सस्ते के चक्कर में भोज में, विवाह में तो बहुत सारा खर्च कर देते हैं डेकोरेशन में, लेकिन जब पत्तल वाले के यहाँ जाएंगे खरीदने तो हमें प्लास्टिक का ही ग्लास चाहिए, हमें प्लास्टिक का ही सारा प्लेट वगैरह चाहिए। क्यों? सोचिए ना, इससे अच्छा डेकोरेशन कम कर लीजिए शादी का। और सोचिए कि हम जब भी पत्तल वाले के पास जाएंगे तो हम इको फ्रेंडली ही, अर्थात हम कागज का ही लेंगे, हम कागज की कटोरी, कागज का ही ग्लास लेंगे, पत्ते का ही ग्लास और पत्ते की ही कटोरी लेंगे, पत्ते वाला ही पत्तल लेंगे, जिससे कि जो इस पर्यावरण को अच्छा बनाने में प्रयास करें उनको भी कुछ अर्निंग हो जाए और आप भी
प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। पैसा देखिए हम सब खर्च करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी बुद्धि ये काम नहीं कर रही कि हम कहाँ खर्च करें। कुछ हम जो फालतू का है, जहाँ नहीं भी खर्च करें तो चल सकता है कार्य, उसको उस पैसे को बचा के हम जहाँ तक हो सके प्रकृति की सुरक्षा के लिए अपने घर में गोबर के उत्पाद को बनाएं। अपने घर में ना बना सकते हैं तो गोबर के उत्पाद को आसपास ढूंढिए कि क्या सब बन रहा है, उसे हम अपनाएं, है ना। पत्तल यूज़ करें तो केवल पत्ते का या फिर कागज का, तो नो प्लास्टिक। और फिर मिट्टी जल को हम सफाई करें, कभी हफ्ते में जाके या कभी महीने में जाके कीजिए, देखिए बड़ा आनंद मिलता है अपनी माँ की सेवा करने से। एक और प्रकृति हम सब की माँ है, इसलिए कृपया उनकी सेवा कीजिए। नहीं माँ मान के भी तो कम से कम अपने स्वार्थ के लिए कर लीजिए कि हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तो प्रकृति हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। ओम जय हिंद, जय भारत।